मेरा नाम प्रसाद शिंदे है। मैं इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हूँ। फ़िलहाल मैं मेक्सिको में पोस्टेड हूँ एंड मैं मेरी लैंग्वेज ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ मेक्सिको में। मेरी लैंग्वेज जो कंपलसरी फॉरेन लैंग्वेज है जो इंडियन फॉरेन सर्विस में सीखनी पड़ती है मेरी है स्पेनिश। मैंने 2020 बैच मैं 2020 बैच का हूँ। मैंने 2019 की यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर की थी। मुझे सिविल सर्विसेज यूपीएससी 2019 एग्ज़ाम में 287 रैंक मिला था। और एट द सेम टाइम वही साल मैंने यूपीएससी की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी क्लियर की थी विद ऑल इंडिया रैंक 10। सो आई हैव मैंने मेरा ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में किया हुआ है फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। सो मैं बेसिकली पला बड़ा मुंबई में से हूँ, मुंबई में हूँ। फिर उसके बाद में मुझे स्कॉलरशिप मिली एंड मैं मेरी मास्टर्स करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर इन नॉर्दर्न आयरलैंड गया। मैंने मास्टर्स भी वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में की। इसी दौरान मैंने पीएचडी करने की ठानी और मैंने वहीं पे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर में एज अ टीचिंग असिस्टेंट का जॉब किया। और पीएचडी के लिए मैं कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट ढूंढ रहा था और मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे भी वर्क किया तभी। तो मैं करीबन 3 से 4 साल में नॉर्दर्न आयरलैंड में था, नॉर्दर्न आयरलैंड। और वहीं से मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर में से मैंने पढ़ाई भी कंप्लीट की और वर्क भी किया, जॉब भी किया वहाँ से। इसके बाद में मैं सोच रहा था अभी मेरी जो जर्नी थी मैं यूपीएससी की तरफ कैसे मुड़ा। मुझे सच कहूँ तो मुझे यूपीएससी के बारे में कुछ पता नहीं था। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि आजकल हर स्टूडेंट को बेसिकली स्कूल में भी स्टूडेंट्स को पता होता है मोस्टली कि सिविल सर्विसेज होते क्या है, यूपीएससी होता क्या है। मुझे तो ये एक्चुअली पता नहीं था। मुंबई में माहौल, सच कहूँ तो मुंबई में माहौल नहीं है उतना यूपीएससी का एंड दिस गोज अराउंड 2010 2012। तभी इतना माहौल नहीं था मुंबई में और मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मैं सोच रहा था कि पीएचडी के लिए मैं जर्मनी चला जाऊँ और नॉर्दर्न आयरलैंड से मैंने अप्लाई भी किया जर्मनी के लिए, लेकिन कुछ कारणवश मुझे 1 साल और रुकना पड़ा नॉर्दर्न आयरलैंड में। तभी मेरे कजिन ने मुझे कहा कि तुझे सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना चाहिए। तो मैंने सोचा सिविल सर्विसेज है क्या। तो मैंने सबसे पहले जाना वेबसाइट उनका खोल के, आई ओपन देयर वेबसाइट एंड आई लुक्ड इनटू द डिटेल्स। मैंने डिटेल पढ़े कि यूपीएससी एग्जाम होती क्या है एंड मैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैंने देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि चलो यार ये तो मैं कर सकता हूँ। ये सब्जेक्ट तो मैंने स्कूल में भी काफ़ी पढ़े हुए हैं, कॉलेज में भी पढ़े हुए हैं। तो ये तो मैं कर ही सकता हूँ। एंड उसके बाद में मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो मैं इंडिया वापस आ जाता हूँ एंड आई विल ट्राई फॉर दिस एग्जाम। सो इन 2014 आई केम बैक टू इंडिया एंड मेरे आई एज आई टोल्ड यू मैं आई वाज वर्किंग, मैं काम कर रहा था। एंड मुझे काम करने के दौरान मुझे एक स्टडीज़ में जो गैप होता है वो हो गया था मुझे, मतलब अराउंड 3 इयर्स का गैप हो गया था स्टडीज़ में। 2014 में आने के बाद मैं डायरेक्टली पुणे चला गया। आई जॉइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ओवर देयर। मुझे लगा कि चलो यार एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प हो जाएगी। एंड जब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया इट तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि फर्स्ट पूरे साल में कि आई नीड टाइम फॉर दिस, क्योंकि यूपीएससी एक पेशेंस का खेल है। अब मेरा एक मंत्रा हुआ करता था यूपीएससी में कि पेशेंस इज द की टू क्रैक सिविल सर्विसेज। एंड मैं यही मंत्रा मैंने 1 साल के बाद इंडिया में आने के बाद 1 साल के बाद मैंने ये मंत्रा सीखा। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई मिस्टेक्स। सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। बेसिकली मैंने सबसे पहले सिलेबस देखा यूपीएससी का। यूपीएससी का सिलेबस देखने के बाद मैंने लास्ट 10 ईयर्स के 10 to 20 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है प्रीलिम्स के, वो मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे। फिर उसके बाद में मैंने एक डिसाइड किया कि मैं एक फिक्स्ड टाइम टेबल और एक फिक्स्ड बुक लिस्ट बनाऊंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी आप जब भी यूपीएससी की पढ़ाई की प्रोसेस की शुरुआत करोगे तो सबसे पहले आपके पास एक फिक्स्ड बुक लिस्ट होनी जरूरत है और एक फिक्स्ड टाइम टेबल की जरूरत है। बिकॉज वेन यू फॉलो दिस डिलीजेंटली तभी आपके टारगेट्स पूरे होंगे। नाउ प्रॉब्लम ये होता है कि आई सीन, जब मैं प्रिपरेशन खुद कर रहा था तो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स कि जब भी मार्केट में कोई नई बुक आ गई तो वो बुक उठा लेते थे और वो पढ़ना शुरू कर देते थे। नाउ प्रॉब्लम ये है कि आप हर एक सब्जेक्ट के लिए
4-5 नए बुक्स नहीं पढ़ सकते हो। इट्स बेटर, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इट्स बेटर कि आप लिमिटेड 1-2 बुक रिसोर्सेस रखिए और उसको ही कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए। सो दिस वाज माय फर्स्ट थिंग कि मैंने बुक लिस्ट प्रिपेयर की है कि मैं क्या क्या पढ़ूंगा प्रीलिम्स के लिए, क्या क्या पढ़ूंगा मेंस के लिए, एंड मैंने एक टाइम टेबल प्रिपेयर किया। अभी टाइम टेबल में भी नाउ आई एम गोइंग अ बिट, एक्सक्यूज मी इफ आई गो अ बिट ऑफ द ट्रैक, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब एस्पिरेंट्स को एक होलिस्टिक व्यू मिले प्रिपरेशन का। सो मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक भी बीच बीच में जाऊँ। सो नाउ द थिंग इज कि मुझे काफ़ी एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि सर आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो दिन में, कितने घंटे आपने पढ़ाई की। सो लेट मी टेल यू कि सबकी कैपेसिटी अलग होती है। सम पीपल कैन स्टडी फॉर लाइक 12 आवर्स, सम पीपल कैन स्टडी फॉर 8 आवर्स। सो सबकी कैपेसिटी अलग होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको दिन में 15-15, 16-16, 17 घंटे इतना मतलब पढ़ाई करने की। आई फील मेरे तरफ से कि लिमिटेड 10 आवर्स अ डे की पढ़ाई काफ़ी है। ठीक है, बाकी टाइम, ठीक है, यू कैन यू नो लाइक लिसन टू म्यूजिक, बाकी तो आप 6 से 7 घंटा तो सोना चाहिए दिन में, एंड बाकी तो फैमिली टाइम भी होना चाहिए। सो 10 से 12 आवर्स, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, एंड आई पर्सनली यूज टू स्टडी फॉर 10 आवर्स ईच डे। एंड मैं अपना जो दिन का जो टाइम टेबल है उसे इस तरीके से ब्रेक करता था कि सबको इक्वली टाइम मिले। ना इसका मतलब क्या है कि जैसे 1 घंटा न्यूज़पेपर को मिले, फिर उसके बाद में 1 घंटा करंट अफेयर्स को मिले जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं, फिर उसके बाद में 3 घंटे जीएस को मिले और 3 घंटे ऑप्शनल को मिले, और बाकी 2 घंटे मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता रहा। ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप शुरुआत में नहीं कर सकते हो। इफ यू आर अ फ्रेशर, आप डायरेक्टली फर्स्ट डे से ही आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। सो लेट मी स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रीलिम्स प्रिपरेशन, की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करें। नाउ मैं जब भी पढ़ाई करता था तो मैं स्पेसिफिकली प्रीलिम्स फोकस पढ़ाई नहीं करता था। सी मेंस और प्रीलिम्स ये दोनों दिस टू गो हैंड इन हैंड। ठीक है, आप उसकी सेपरेट प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आप जब भी मेंस की पढ़ाई करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रीलिम्स की भी पढ़ाई हो जाती है। सो यू नीड टू डू बोथ टुगेदर। एंड आपका टाइम टेबल जो है, आप 1 घंटा रोज न्यूज़पेपर को दीजिए, 3 घंटे आप एक जीएस सब्जेक्ट को दीजिए, एंड ऑप्शनल, ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। डे 1 से ही, ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट विद ऑप्शनल एज वेल। ठीक है, यू कैन नॉट स्किप ऑप्शनल, यू कैन नॉट कीप इट कि मैं चलो मैं 3-4 महीने के बाद करूंगा, पहले मैं जीएस वगैरह सब पढ़ लेता हूँ, नहीं। ठीक है, सो आप ऑप्शनल भी डे 1 से पढ़िए, 3 घंटे तो एटलीस्ट उसको दीजिए। उसके बाद में आप करंट अफेयर्स को टाइम दीजिए, और करंट अफेयर्स के बाद में जो आप फिर उस 3-4 महीने के बाद में एक बार आपका एनसीईआरटी और जो रेफरेंस बुक्स है उसका पढ़ाई हो जाएगा, तो उसके बाद में आप आंसर राइटिंग की शुरुआत कर सकते हो 3-4 मंथ्स के बाद में। सो नाउ फर्स्ट थिंग, एक तो आप जीएस जब भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, डोंट डू नॉट मिक्स अप टू मेनी सब्जेक्ट्स, एक साथ आप 3-4 सब्जेक्ट मत उठाइए। ठीक है, द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि फिर आपका फोकस बढ़ जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट 1 से 2 सब्जेक्ट जीएस के एक साथ में करिए, रादर देन हैविंग 3-4 सब्जेक्ट एक साथ करने से बेटर है कि ये कीजिए। जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए मैं ऑनलाइन वेबसाइट एक फॉलो करता था। ठीक है, देयर आर प्लेंटी ऑफ वेबसाइट। आप अभी नाउ आई थिंक आई इनसाइट्स इन इंडिया के, इनसाइट्स ऑन इंडिया के अलावा आईएएस बाबा भी अवेलेबल है। सो आई यूज टू फॉलो दिस करंट अफेयर्स वेबसाइट। मैं जब भी न्यूज़पेपर पढ़ता था, न्यूज़पेपर से मैं नोट्स नहीं निकालता था, टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं न्यूज़पेपर में से नोट्स नहीं निकालता था। हाँ, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपसे कोई पूछे कि कि मतलब न्यूज़पेपर पढूँ या ना पढूँ या डायरेक्टली ऑनलाइन सोर्सेस रेफर करूँ, तो नहीं, ट्राई टू रीड द न्यूज़पेपर एज वेल। ठीक है, बिकॉज न्यूज़पेपर पढ़ने से स्पेशली जो एडिटोरियल पार्ट है, उससे आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है जो मेंस में चाहिए वो डेवलप होती है। सो यू कैनॉट स्किप दिस, आप स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एडिटोरियल मेनली जो न्यूज़पेपर का है उस पर फोकस कीजिए। एंड एक कोई भी एक वेबसाइट जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो डेली आप रेफर करिए करंट अफेयर के लिए। ठीक है, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपको मतलब जो करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक कंपाइल करके मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम उसमें से आपको लगता है कि कोई करंट अफेयर कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और उसको मैं याद नहीं कर पाऊंगा बाद में,
तो आप एक अलग से बुक बनाइए करंट अफेयर्स की, उसमें आप नोट डाउन कीजिए ये करंट अफेयर्स जो जो इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, मेरे प्रेपरेशन के जर्नी में मेरे पास 4 200 पेजेस के करंट अफेयर्स के बुक बन गए थे। मतलब टोटल 800 पेजेस के करंट अफेयर्स के बुक बन गए थे ओवर द स्पैन ऑफ 3 years। तो आई यूज टू डिलीजेंटली फॉलो करंट अफेयर्स एवरी डे। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स पे मेरा मेन फोकस रहता था। आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। एंड नाउ विच न्यूज़पेपर टू रीड, देखिए इट्स अप टू यू। देर आर 2 न्यूज़पेपर्स विच आर रियली गुड। एक तो द हिंदू है और द इंडियन एक्सप्रेस है, आप कोई भी एक पढ़ लीजिए। मैं क्या करता था, एक तो मैं हिंदू पढ़ता था, और इंडियन एक्सप्रेस में से सिर्फ जो एक पेज आता है स्पेसिफिक एक्सप्लेन्ड करके, वो एक्सप्लेन्ड पेज सिर्फ मैं पढ़ता था। सो आप एक्सप्लेन्ड पेज भी जो इंडियन एक्सप्रेस में से है वो भी पढ़िए अगर आप हिंदू पढ़ रहे हो सिर्फ। इसके अलावा करंट अफेयर्स के बाद में आप मेंस मेंस एक बार आपका देखिए, फर्स्ट टाइम आप एनसीईआरटी से ही शुरुआत कीजिएगा। एनसीईआरटी 5th to 12th स्टैंडर्ड की जो है, एक बार तो एटलीस्ट 5th to 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी रीड कीजिएगा। उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी है वही रिवाइज कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि 5th से 12th का आप फिर वापस पढ़े, लेकिन फर्स्ट टाइम एटलीस्ट 5th to 12th तो पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मार्केट्स में बहुत से एनसीईआरटी के कंपाइलेशन आ चुके हैं, बट ट्रस्ट मी दोज आर यूजलेस। अगर आप जब तक खुद जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको प्रीलिम्स का जो बेस चाहिए आपको वो नहीं बनेगा। एंड वन मोर थिंग इज दैट यू नो मेनी ऑफ द टाइम्स जब प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो लोग बोलते हैं कि इसका आंसर तो ये है, ये बुक में दिया हुआ है, यूपीएससी ऐसे कैसे बोल सकता है। यूपीएससी इसलिए ऐसे बोल सकता है क्योंकि एनसीईआरटी उनका स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है। सो जो एनसीईआरटी में दिया रहेगा तो वही आंसर यूपीएससी मानेगा। सो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। एंड जो स्पेसिफिक, अच्छा, मेनी ऑफ यू आर आस्किंग कि बुक लिस्ट क्या है, स्पेसिफिक जो एनसीईआरटी कौन से पढ़ने हैं। मैंने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ऊपर आई हैव अपलोडेड, एंड मैं यूपीसी टाइम इंडिया को भी दे दूंगा कि मेरे जो बुक लिस्ट है आप प्लीज़ ये पब्लिश कर दीजिएगा। सो दिस इज़ द थिंग। इसके बाद में जो मेंस की तैयारी है, मेंस की तैयारी आई टोल्ड यू, एक बार तो आप एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए। उसके बाद में आप रेफरेंस बुक एक बार पढ़िए। एक बार आपका एनसीईआरटी पढ़ के हो गया, एक बार आपका जो रेफरेंस बुक से वो पढ़ के हो गया, देन यू कैन स्टार्ट द आंसर राइटिंग। रीजन मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपकी एक बेस जो है वो बनना बहुत जरूरी है ये यूपीएससी जर्नी के लिए। और वो बेस जब तक नहीं बनेगा तब तक आप अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाओगे। आपको वो नॉलेज डेवलप नहीं होगा कि मतलब आंसर्स में क्या लिखा जाए। तो एक जो एनसीईआरटी है, एक बार पढ़ने के बाद, एक बार रेफरेंस बुक पढ़ने के बाद स्टार्ट आंसर राइटिंग। मैं आंसर राइटिंग के लिए मैं क्या करता था कि जो ऑनलाइन वेबसाइट है मैंने जो आपको कहे हैं, दे पोस्ट डेली क्वेश्चंस। तो ये जो डेली के जो क्वेश्चंस डालते हैं ऑनलाइन सोर्सेस, तो उसमें से मैं जो बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगता था, GS1 के लिए एक उठाता था, GS2 के लिए एक उठाता था, GS3 के लिए और GS4 के लिए। और उसके लिए मैंने अलग से एक बुक भी बनाई थी। वो बुक में GS1 के लिए एक अलग बनाई थी, GS2 के लिए, GS3 के लिए और GS4 के लिए। तो जब मैंने ये बुक बनाई थी तो उसमें मैं हर दिन एक GS1 का आंसर लिखता था, GS2 का, GS3 और GS4 का खुद पे लिखता था। एंड दो दो एक दो दिन के बाद जब इस ऑनलाइन वेबसाइट का आंसर्स आते थे, तो उससे मैच करके कुछ पॉइंट जो लैकिंग थे उसमें मैं ऐड कर देता था। सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी। और ये ज़रूरी है कि आप इसके बुक अलग से बनाएं, क्योंकि जो यूपीएससी के जो मेंस है उसके क्वेश्चंस काफ़ी डायनामिक है। जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर ही मैक्सिमम बेस्ड होते हैं। तो आपके लिए जब मेंस में आप पहुंचोगे तो ये रिवीजन के लिए काफ़ी यूजफुल पड़ेगा। आप डायरेक्टली आपकी बुक उठा सकते हो जो आंसर्स लिखे थे, एंड वही आप पढ़ सकते हो। ये आपको काफ़ी यूजफुल पड़ेगा। अभी आंसर राइटिंग आप डेली करिए। मैं क्या करता था कि मंडे टू फ्राइडे ये जो ऑनलाइन सोर्सेस है इनसे क्वेश्चंस लेके मैं आंसर राइटिंग करता था। और संडे स्पेशली, संडे मैंने रखा था सिर्फ ऐसे प्रैक्टिस के लिए। सी ऐसे का भी टॉपिक ये ऑनलाइन सोर्सेस डालते हैं, या तो आप पास्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से यूपीएससी के वो देख सकते हो, और उसमें से आप कोई भी टॉपिक एक लीजिए और उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। नाउ ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर बनते जा रहा है।
इन यूपीएससी मेंस। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि इसके टॉपिक बहुत चेंज हो चुके हैं। जो जैसे टॉपिक पहले आया करते थे और अब जैसे अब आ रहे हैं, वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं। तो आपको प्रैक्टिस की सख्त ज़रूरत है। तो हर संडे एटलीस्ट एक ऐसे का आप प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए, मेरे टाइम टेबल में मैं हमेशा सैटरडे इवनिंग या तो फिर संडे का जो हाफ इवनिंग है ये फ्री रखता था। नाउ रीज़न मैं क्यों बता रहा हूँ, आप कंटिन्यू 7 दिन जब पढ़ाई करोगे तो आपका माइंड पूरा ब्लॉक्ड हो जाए। इट्स नेसेसरी कि आप थोड़े टाइम तो आप खुद को रिफ्रेश करें, ताकि आपका माइंड वापस उसी तरीके से फ्रॉम मंडे इट स्टार्ट्स वर्किंग। तो इट्स बेटर कि आप एक हाफ डे रखिए सैटरडे या तो फिर संडे, जब आप खुद को फ्री रखो। टॉक टू योर फैमिली, गो आउट विथ योर फ्रेंड्स, कोई मूवी देख लो यार। मतलब डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ टू मच कि आपको सातों दिन 24 घंटा मतलब सिर्फ पढ़ाई करना है, नहीं। डोंट लेट योर माइंड बी ब्लॉक्ड, योर माइंड शुड बी फ्री एट द सेम टाइम। ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको कहा है कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे किए जाए, और जो प्रीलिम्स की शुरुआत है वो भी कैसे की जाए। इसके बाद में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। स्पेशली जो प्रीलिम्स में है, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन उसको रिपीट किया जाता है। ठीक है। सो जो मार्केट में 25 ईयर्स की सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स की जो बुकलेट है प्रीलिम्स के लिए, आप उसे उठा लीजिए और एक बार आप उसको पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ने के बाद में एटलीस्ट इट विल, आपको एक आइडिया आ जाता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे पैटर्न चेंज होते जा रहा है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यूपीएससी। और बहुत से क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी, अराउंड दो दो क्वेश्चंस तो हर साल रिपीट होते हैं फ्रॉम प्रीवियस 25 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। सो प्रीलिम्स के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए, नाउ द मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं ये काफ़ी डायनेमिक है। मैंने जैसे कहा, ये करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है मैक्सिमम। तो इसलिए जो क्वेश्चन पेपर्स आप देखोगे तो ये रेलेवेंट आपको लगेगा ये रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चंस के, कैसे पूछ सकते हैं, एक बार आप उसको कैप्चर कर लोगे, समझ लोगे, तो आपको आपके आंसर्स लिखने में आसानी होगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेफर करो। फॉर मेंस के लिए एटलीस्ट प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स रेफर कीजिए। फॉर प्रीलिम्स एटलीस्ट प्रीवियस 25 ईयर्स के क्वेश्चन आप रेफर करिए। ओके। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रेटेजी फॉर जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए है। कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, सी मैं बिलीव करता हूँ, एंड मैं किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि आप जब फ्रेशर हो तो आपके बेस बनाने में कोचिंग इंस्टीट्यूट का काफ़ी मदद होती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की काफ़ी मदद होती है। मैं पर्सनली, मैंने खुद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, एंड इसमें मुझे एक्चुअली यूज़फुल इसलिए लगा क्योंकि मेरा जो गैप हुआ था जो स्टडीज़ में, तो वो भर के निकला था। जो मेरा बेस था, मेरा जो लिंक टूटा हुआ था, तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से पूरा हुआ था। सो इट्स बेटर कि अगर आप फ्रेशर हो और आपको मतलब यूपीएससी के बारे में कुछ ज़्यादा पता ना हो, कैसे हाउ टू गो अबाउट ना पता हो, तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हो। इट विल हेल्प यू कि आपका फाउंडेशन बने। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके सक्सेस में यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हाथ नहीं होगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप पास होने के बाद में हज़ारों यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके पास आएंगे, बोलेंगे ये हमारा स्टूडेंट था, लेकिन ट्रस्ट मी, आपके जर्नी में यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं होता है। जो आपका जो सेल्फ डेडिकेशन है, आपका जो सेल्फ स्टडी है, ये 99% मैटर करता है। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये सिर्फ 1% मैटर करते हैं। आपको बोलते हैं ना कि एक गुरु होता है जो आपको राह दिखाता है कि ये राह पे चल पड़, आगे आपको चलना है। तो दैट इज हाउ यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट वर्क। सो डोंट थिंक कि यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं की है मेरे पास तो मैं कर नहीं पाऊंगा। ट्रस्ट में, मेरा एक फ्रेंड था, ही बिलोंग, आई मेट हिम इन लवासना ओनली। सो ही केम फ्रॉम अ फार्मर बैकग्राउंड, एंड उसने कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया। वो घर पे ही मतलब गांव में रह के पढ़ाई की उसने, एंड ही क्रैक द सिविल सर्विसेज एग्जाम। सो इमेजिन कि आप कहीं पे भी मतलब बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो। आज तो ऑनलाइन रिसोर्सेज भी काफ़ी अवेलेबल है। ठीक है। एंड आप कहीं से भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। सो यू कैन, कहीं से भी आप, कोई भी कॉर्नर से आप इंडिया के आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन जो फॉर
दोज पीपल की जिनको लगता है कि मुझे मेरा बेस स्ट्रांग करना है, देन श्योरली गो अहेड, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं अभी कहूँगा कि देखिए, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लगाना ज़रूरी नहीं है। मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड कि काफ़ी लोग टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए भी लगाते हैं। एंड द थिंग इज़ कि उसमें आप लोग सोचते हैं कि चलो यार, टाइमिंग मेरा कितना होता है, वो जो प्रेशर माहौल होता है, ये टेस्ट होगा मेरा टेस्ट सीरीज के माहौल में। लेकिन आई डोंट फील कि इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पेपर्स है आपको जो सॉल्व करने हैं वो मार्केट में टेस्ट सीरीज के अवेलेबल है। आप वही उठा लीजिए, घर पे आप टाइम लगा लीजिए और उसको 2-3 फ्रेंड्स के साथ चाहिए तो बैठ के आप टाइम लगा लीजिए और टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। एंड उसके आंसर्स जो है पीछे दिए हुए रहते सॉल्यूशंस, देन एक बार टेस्ट पेपर एनालिसिस के बाद वो सॉल्यूशंस पढ़ लीजिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इन प्रीलिम्स काफ़ी लोग वो जो पीछे जो आंसर्स दिए रहते हैं टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस के, वो नहीं पढ़ते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या करता था कि मैंने टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद में एक बार प्रीलिम्स के पहले जो मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स मैंने बनाए थे वो पढ़ता था, और जो सॉल्यूशंस हुआ करते थे जो टेस्ट सीरीज के पीछे दिए होते, वो सॉल्यूशंस एक बार पढ़ लिया करता था। ये सॉल्यूशंस पढ़ने से भी व्हाट हैपेंस इज कि बहुत से चीज़ें जो हमें पता नहीं है स्पेशली रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, ये यहाँ से मिल जाते हैं हमें। सो इट्स बेटर कि आप इसको भी रीड कीजिए। और एक बात, मैंने अराउंड प्रीलिम्स में 60 टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे, 60। काफ़ी लोग सोचते हैं कि 15 से 20 काफ़ी होते हैं, बट ट्रस्ट मी 15 से 20 काफ़ी नहीं होते हैं। एटलीस्ट मिनिमम आपको 50 टेस्ट पेपर्स प्रीलिम्स के पहले सॉल्व करने ही पड़ेंगे। एंड आप एक टारगेट रखिए आपका कि बिफोर प्रीलिम्स के 2 महीने पहले आई फिनिश रीडिंग एवरीथिंग, स्टडिंग एवरीथिंग। एंड देन जो बाकी 2 महीने हैं उसमें मैं सिर्फ रिवीजन पे फोकस करूंगा और मेरे जो टेस्ट पेपर्स है उसको डेली सॉल्व करूंगा। ऐसे अगर आप करोगे तो आपके अराउंड 60 टेस्ट पेपर्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे 2 महीने में, इजीली हो जाएंगे। और एट द सेम टाइम याद रखिएगा कि वेन एवर यू एनालाइज योर टेस्ट पेपर्स, फोकस ऑन रीडिंग। जो सॉल्यूशन दिया हुआ होता है पीछे टेस्ट सीरीज के, उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, उसको भी रीड कीजिएगा। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रेटेजी फॉर प्रीलिम्स। जो मेंस की टेस्ट सीरीज है, मैं सोचता हूँ कि मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए आप प्रीलिम्स होने का वेट कीजिए। उसके पहले तक आप वैसे भी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो जो ऑनलाइन सोर्सेज से है। सो यहाँ पे मेंस की टेस्ट सीरीज लगाना इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप क्या हो जाएगा फिर, ना इस पे प्रीलिम्स पे ढंग से टाइम दे पाओगे, ना मेंस पे ढंग से टाइम दे पाओगे, ना कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। जो जो मेंस की टेस्ट सीरीज है उसके लिए आप वेट कीजिएगा प्रीलिम्स के होने तक। एक बार आप प्रीलिम्स हो जाए तो आप मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और ज़रूरी फॉर मेंस मैं सोचता हूँ कि यू हैव टू ज्वाइन जो प्रॉपर कोचिंग वाले टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कीजिए, वहीं पे जाइए, वहीं पे आंसर लिखिए। बिकॉज मेंस इज अ डिफरेंट थिंग। मेंस ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेंस रिटर्न है, रिटर्न एग्जाम है। प्रीलिम्स कैसे, प्रीलिम्स रिटर्न एग्जाम थी तो वो अलग, सॉरी प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो वो थोड़ा अलग पड़ जाता है। तो जो मेंस है, मेंस के लिए आप जो टेस्ट सीरीज है वो प्रीलिम्स के बाद लगाइए। एक एस्पिरेंट पूछ रहे कि 100 डेज में मेंस हो सकता है, तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन वो 100 डेज में नहीं। ये मैंने कहा था कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन अलग नहीं होती है, एक साथ चलती है। तो फ्रॉम डे वन, ठीक है, फ्रॉम डे वन इटसेल्फ यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स बोथ टुगेदर। और टेस्ट सीरीज सिर्फ आप प्रीलिम्स के बाद लगाइएगा। एनसीईआरटी के बारे में मैंने ऑलरेडी कहा है। अभी क्वेश्चन आता है कि न्यू एनसीईआरटी पढ़े या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े। मैं खुद प्रेफर करता हूँ ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड ओल्ड एनसीईआरटी में काफ़ी मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है, काफ़ी जो डेटा है दिया हुआ है वो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। सो आई प्रेफर पर्सनली कि आप ओल्ड एनसीईआरटी रेफर कीजिए, स्पेशली जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए है। इसके लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी रेफर कीजिए। नाउ वन मोर थिंग इज, यू नो कि काफ़ी बार क्या हो जाता है कि एनसीईआरटी में आप स्किप कर देते हो काफ़ी चीज़ें।
जैसे फॉर एग्जांपल आप रीड करते हो तो आप सोचते हो यार ये नहीं पढ़ना, ये थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, ऐसे मत कीजिएगा। और नॉट ओनली चैप्टर्स, काफी लोग एक मेडिवल इंडिया ही नहीं पढ़ते प्रीलिम्स के लिए, या एंशंट इंडिया ही नहीं पढ़ते। वो सोचते हैं कि यार ये एक एक दो क्वेश्चन है, ये नहीं आएंगे तो क्या हो जाता है। देखिए, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने जब भी प्रिपरेशन की है, ठीक है, आई हैव सीन अदर्स हु हैव नॉट क्लियर्ड प्रीलिम्स, they have not cleared for the reason that they have skipped one entire subject। या तो मिडिवल इंडिया छोड़ दिया या तो एंशियंट इंडिया छोड़ दिया। और यूपीएससी इज सो मच अनप्रेडिक्टेबल, इट्स अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। सो इट्स सो मच अनप्रेडिक्टेबल कि कौन से साल में कौन से जो सब्जेक्ट है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे, ये नहीं बता सकते। एक एक साल जब मैंने जब क्लियर किया तभी मेडिवल इंडिया के अराउंड 9 क्वेश्चंस आ गए थे। एंड माई फ्रेंड्स, दे डिड नॉट क्लियर बिकॉज उन्होंने मेडिवल इंडिया छोड़ दिया था। सो ये जो आपको लगता होगा कि ये एक दो क्वेश्चन ही आने वाले हैं, इसको क्यों ही पढ़ना है, क्यों ही टाइम डालना है, ऐसे मत कीजिएगा। कोई भी सब्जेक्ट मत छोड़िएगा, जितना भी सिलेबस में है वो सब कुछ कवर कीजिएगा। भले ही आपको बोरिंग लगता हो, लेकिन एंशंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, कोई भी ज्योग्राफी के कोई भी हो, ह्यूमन ज्योग्राफी भी हो, कोई भी टॉपिक मत छोड़िएगा। रीड एवरीथिंग दैट इज देयर इन सिलेबस, और एक बार नहीं, 2-3 बार पढ़िए, ठीक है। सो दिस शुड बी योर टारगेट, डू नॉट स्किप। और एक दो क्वेश्चन मतलब दे मीन अराउंड 3-4 मार्क्स ना। सो एंड एक एक मार्क से यहाँ पे रैंकिंग चेंज होती है, either you are in the list or you're not in the list. So make sure that you do not skip any subject, read everything। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, वेन एवर यू स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी, ऑप्शनल सब्जेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और जो प्रॉपर ऑप्शनल सब्जेक्ट। नाउ देखिए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें। एक तो सी, मुझे मेरे टाइम पे जब मैंने यूपीएससी जर्नी प्रिपरेशन शुरुआत की थी, तो मुझे बताने के लिए कोई नहीं था, गाइड करने के लिए कोई नहीं था। एंड तभी मुझे ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट किया जाए वो भी नहीं पता था। मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था बायोटेक्नोलॉजी, उससे सिमिलर जूलॉजी था, तो मैंने वो ले लिया। एंड जूलॉजी मैंने इसलिए भी लिया था क्योंकि मुझे वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विसेज में दोनों में कॉमन हो जाता था, तो मुझे एक्स्ट्रा कोई ऑप्शनल पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए मैंने जूलॉजी एज अ कॉमन सब्जेक्ट लिया था। नाउ लेकिन वेन एवर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप फोकस कीजिएगा कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट कितना स्कोरिंग है, ठीक है। लास्ट जो उसका जो स्कोरिंग पैटर्न है एग्जाम में यूपीएससी के, उसका वो स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा। फिर उसका सिलेबस देखिएगा। फिर उसके बाद में लास्ट के जो 10 years क्वेश्चन पेपर्स है, वो क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस कीजिएगा। ये 3 चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। एंड फाइनली आपके इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट भी होना चाहिए उसमें। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो देन यू डोंट फील लाइक रीडिंग दैट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये 4 चीजें बहुत जरूरी है कि आपको देखनी है। काफी लोग क्या करते हैं कि चलो यार ये सब्जेक्ट बहुत लोग लेते हैं तो मैं भी ले लेता हूँ, ठीक है। ये दिस इज नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी, क्योंकि बहुत बार ये भी हो जाता है कि यूपीएससी जहाँ पे ज़्यादा क्राउड हो जाता है कोई सब्जेक्ट में ऑप्शनल के, तो वहाँ पे मार्क्स छाटना शुरुआत कर देते हैं। तो इट्स बेटर कि आप ऐसा सब्जेक्ट ले कि आपको हर एक एंगल से अच्छा पड़े। एक तो सिलेबस भी लिमिटेड हो उसका, या तो सिलेबस के जो मटेरियल है वो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो। आप लास्ट के 10 years क्वेश्चन पेपर्स देखिएगा, वो भी आप इजीली ढंग से सॉल्व कर पाएंगे, ये भी देखिएगा। और एक तो आपका इंटरेस्ट, और हाँ, अगर ग्रेजुएशन से आपके रिलेटेड है तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है। ग्रेजुएशन से रिलेटेड है तो टेक दैट सब्जेक्ट इजीली। सो दिस इज हाउ यू चूज द ऑप्शनल सब्जेक्ट। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट यू कैन नॉट स्किप, एज आई सेड, एवरी डे यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 hours, 3 घंटे दीजिएगा रोज के ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। करंट अफेयर्स की तैयारी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, न्यूज़पेपर भी मैंने आपको बता दिया है। कितने ईयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए फॉर यूपीएससी, ट्रस्ट मी ऑन दिस कि ना अभी आपको 2 साल के बिफोर द एग्जाम 2 साल के करंट अफेयर्स आपको वेल वर्स होने चाहिए। पहले तो चलो 1 साल के करंट अफेयर्स हम पढ़ लेते थे, लेकिन जैसे यूपीएससी क्वेश्चंस जो चेंज होते जा रहे हैं, इट्स बेटर कि आप एटलीस्ट 2 साल के करंट अफेयर्स तो कम से कम करके जाइएगा। एंड एज आई टोल्ड यू, आप एक बुक बनाइएगा फॉर करंट अफेयर्स एंड यूज दैट बुक ओनली फॉर द करंट अफेयर्स रिविजन के लिए, व्हेन जो जब भी आपके
प्रीलिम्स आते हैं। सो इसके बाद में जो मैगजीन्स है, मैगजीन्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी जर्नी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता था कि जो योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन है वो पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में कंपाइलेशंस आते हैं, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट के अवेलेबल है जो जिस्ट मतलब एक समरी देता है इन मैगजीन्स की। तो वो समरी उठा लीजिए आप और वही समरी पढ़ लीजिएगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ये अलग से एक एक मैगजीन लेने हैं मार्केट से और वो पढ़ने हैं पूरे के पूरे, बिकॉज आई फील कि बहुत सा मटेरियल उसमें ऐसा होता है कि दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। सो डू दैट। एक तो आप जिस्ट उठा लीजिए, समरी उठा लीजिए मार्केट में से एंड वो पढ़ लीजिए, बट मैगजीन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स दे ऑल्सो कम फ्रॉम द मैगजीन, और मेंस का तो श्योरली जो आपको मटेरियल चाहिए लिखने के लिए वो आपको मैगजीन से मिलेगा। सो आपको मैगजीन पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। मैंने स्पेसिफिकली योजना, कुरुक्षेत्र और एक साइंस रिपोर्टर करके मैगजीन आती थी, मैंने ये 3 मैगजीन पढ़े थे। और उसके साथ में ही मंथली करंट अफेयर्स की कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप उठा लीजिएगा मैगजीन, वो आपको रिविजन में हेल्प करेगी जो मंथली करंट अफेयर्स आते हैं। इसके बाद में मैंने यूपीएससी की शुरुआत कैसे और कब की ये तो आप मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। और मुझे 4 अटेम्प्ट लगे क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम। मैं चारों अटेम्प्ट में प्रीलिम क्लियर करके मेंस तक पहुंचा था। जो थर्ड अटेम्प्ट में है मैंने इंटरव्यू भी दिया था, और फोर्थ में फाइनली वापस इंटरव्यू देने के बाद मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर की। अच्छा, मैं हर साल मेरी प्रीलिम्स मैं क्लियर करता था और मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिला करते थे मुझे, मतलब अराउंड फर्स्ट प्रीलिम्स में 148 मिले थे प्रीलिम्स में। सेकंड प्रीलिम्स में मुझे अराउंड 130, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, एक 130 मिले थे। थर्ड प्रीलिम्स में मुझे 125 मिले थे, और फोर्थ में भी अराउंड 126 अराउंड मिले थे। सो प्रीलिम्स में हर बार अच्छे मार्क्स से मैं क्लियर करता था। द रीज़न मैंने आई टोल्ड यू कि मैं एक लिमिटेड बुक लिस्ट रखता था, और वही बुक्स को मैं रिवाइज करता था। करंट अफेयर्स के अलग से नोट्स बनाता था जो इंपॉर्टेंट लगते थे, वही करंट अफेयर्स को मैं एग्जाम के पहले रिवाइज करता था। और सबसे इंपॉर्टेंट, अराउंड 60 टेस्ट पेपर्स, 60 टेस्ट पेपर्स प्रीलिम्स के मैं सॉल्व करता था, और उसके जो सॉल्यूशंस है उसको मैं थरली काफ़ी अच्छे से रीड करता था, और उस सॉल्यूशन से मुझे काफ़ी हेल्प होता था। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स के लिए। एंड इसके बाद में मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। मैंने कितने घंटे पढ़ाई की, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं अराउंड 9 to 10 आवर्स डेली पढ़ाई करता था। 9 to 10 आवर्स मेरा एक फिक्स टाइम टेबल हुआ करता था। मॉर्निंग में उठने के बाद मैं सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ता था और ऑप्शनल पढ़ता था, बिकॉज मैं सोचता हूँ कि मॉर्निंग में ही अपना जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा फंक्शन करता है। तो मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को मैंने मॉर्निंग में रखा था ताकि मैं उसको अच्छे से कैप्चर कर सकूँ। उसके बाद में आफ्टरनून में मैं थोड़ा ब्रेक लेने के बाद में, लंच ब्रेक के बाद में मैं जीएस सब्जेक्ट उठाता था, और शाम को मैं ऑनलाइन जो वेबसाइट है मैंने कहा था उससे मैं करंट अफेयर्स करता था और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता था। सो दिस वाज माय होल डेली रूटीन जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने टाइम टेबल, मैंने आपको पहले ही बताया कि मतलब आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि आप सब के लिए इक्वली टाइम दे, जीएस के लिए, ऑप्शनल के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और न्यूज़पेपर के लिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। मीडियम कैसे चूज़ करें यूपीएससी के लिए, मैंने काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पास नहीं होते, सर इंग्लिश वाले ही पास होते हैं। देखिए, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ऐसे नहीं होता है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो हिंदी मीडियम से आए हैं, हिंदी में यूपीएससी एग्ज़ाम उन्होंने लिखा है, मेंस आंसर मराठी में भी लिखे हुए हैं, एंड दे हैव क्लियर्ड दिस एग्ज़ाम। एंड ट्रस्ट मी, यूपीएससी इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड, वो सबको बराबर रखता है। तो आप कोई भी जो लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल लगता है, आप उस लैंग्वेज में एग्ज़ाम लिखिए, एंड दिस इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मटेरियल तो अवेलेबल है मार्केट में, तो मीडियम डजेंट मैटर, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो मीडियम आप सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद में यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें। आई टोल्ड यू कि मतलब मैं क्या किया करता था कि मैं देखिए, ट्विटर ट्विटर एक है, ट्विटर, बिकॉज गवर्नमेंट के काफ़ी जो न्यूज़ है वहाँ पे आया करते हैं जो ऑफिशियल, तो मैं ट्विटर फॉलो करता था। और एक पीआईबी करके एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो,
ये मैं रोज रीड करता था। हाँ, करंट अफेयर्स के साथ में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की आप जो वेबसाइट है pib.nic.in और pib.com, ठीक है, तो वो आप डेली रेफर कीजिएगा, बिकॉज उस दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट। इसके ऊपर काफ़ी न्यूज़ आती है जो हमें न्यूज़पेपर में भी ना मिले कभी। और इसके ऊपर से आप करंट अफेयर्स भी पढ़, मतलब करंट अफेयर्स का आपका थोड़ा सा यूजफुलनेस हो जाएगा ये वेबसाइट से। एट द सेम टाइम कुछ कुछ स्कीम्स आते हैं, उसके बारे में भी डिटेल इसमें दिया हुआ होता है। सोशल मीडिया से मुझे एक याद आया, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं इंस्टा नहीं यूज़ करूँगा, मैं फेसबुक नहीं यूज़ करूँगा, मैं फलाने नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और वो दरवाज़ा लगा के एक रूम में खुद को लॉक करके बस बाकी दुनिया को भूल जाते हैं। यार ऐसे मत करो यार, यू आर गोइंग टू मेक योर सेल्फ टोटली मेंटली, आप पता नहीं, मतलब आई फील कि मेंटली आप खुद को ब्लॉक कर रहे हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मतलब डिस्ट्रैक्शन तो सबको होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि ये सोशल मीडिया ऐसे लॉक करके अकेले रहने से कुछ मतलब बहुत बड़ा होने वाला है। ट्रस्ट मी कि आई नोन पीपल कि जो 18, मतलब एक तो बंदा ऐसा था कि वो 16 घंटे दिन में पढ़ाई करता था, किसी से नहीं बात करता था, कुछ नहीं कुछ नहीं। एंड फिर वो मतलब 4 साल उसने प्रीलिम्स दिए, एक भी प्रीलिम्स नहीं कर पाया। ही यूज टू ऑलवेज स्टे फ्रस्ट्रेटेड, वो किसी से नहीं बात करता था, मतलब हमेशा गुस्से में रहता था। सी दिस अफेक्ट्स योर माइंड सेट ऑल्सो। ऐसे मत कीजिए। कुछ टाइम आप मतलब सोशल मीडिया को दे सकते हो, लाइक आप अपने टाइम टेबल अगर आपने बनाया हो और टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, सो कुछ टाइम तो आप सोशल मीडिया को दे सकते हो, फ्रेंड्स से बातें कर सकते हो, फैमिली से बातें कर सकते हो, बिकॉज दिस विल हेल्प यू वेन यू आर अ बिट सोशल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाओ सबसे रोड पे किसी से भी मिल लो तो बात कर लो, ऐसे नहीं है। वेन यू आर बिट लिटिल बिट सोशल, तो आपका एक जो माइंड है इट इट गेट्स रिफ्रेश्ड, तो आपके जो आगे का प्रिपरेशन के लिए है, ठीक है, इट विल हेल्प यू। सो स्टे सोशल, यू डोंट हैव टू लॉक योर सेल्फ और सबसे दूर नहीं रहना, ऐसे कुछ नहीं है। इसके बाद में व्हाट वाज माय मोटिवेशन? सी मेरा मोटिवेशन था माय पेरेंट्स। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। आई डोंट यूजुअली, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं स्टोरी शेयर करूं, लेकिन मैं हर एक एस्पिरेंट को बोलना चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स आपके लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप ये आपके पेरेंट्स को कभी ना भूलें, इसलिए मैं ये स्टोरी हमेशा बताता हूँ। मेरे जो पेरेंट्स हैं दोनों टीचर्स थे, दोनों रिटायर हो चुके थे। एंड उसके बाद में बहुत काफ़ी मुझे मेरे डैड और मेरे जो माँ है वो दोनों सपोर्ट अच्छे से किया, उन्होंने किया। जब मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स देने के बाद मैंने जस्ट क्लियर किया था और मेंस था, तो माय फादर ही पास्ड अवे। एंड दिस वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर मी, मेरे लिए काफ़ी टफ टाइम था, क्योंकि जस्ट विद इन 1 मंथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की मेंस थी। एंड आई हैड टू प्रिपेयर फॉर दैट, और मेरी जस्ट जस्ट मेरी अभी सिविल सर्विसेज की मेंस ख़त्म हुई थी। लास्ट डे था मैं जब घर पे आया, माई फादर वॉज ऑलरेडी बेड रिडन। तो आई प्रॉमिस्ड हिम कि इस बार तो मैं क्लियर करूँगा, यू जस्ट होल्ड ऑन। ही हैड वेरी लिटिल टाइम, एंड विद इन मैंने डिसाइड किया कि मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए दिल्ली में जाऊँगा मेंस के लिए। तो तभी व्हेन आई लेफ्ट फ्रॉम माय प्लेस, मुझे जब मैं ट्रेन में था तभी न्यूज़ आई कि माय फादर पास्ड अवे। सो व्हेन माय फादर पास्ड अवे, इट वाज अ बिग सेटबैक फॉर मी, मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब वो झटका था मेरे लाइफ में। एंड जैसे ही मैंने जो फाइनल रिचुअल्स थे वो कंप्लीट किए, तो मैं झट से निकल गया। मैं बोला कि नहीं, मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, मैं और टाइम नहीं स्पेंड कर सकता, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट माई फादर्स ड्रीम। भले ही वो मेरे साथ में हो, लेकिन ही इज़ वॉचिंग, सो आई हैव टू कंप्लीट माई फादर्स ड्रीम। सो विद इन वेन ही पास्ट अवे, विद इन 3 days जब रिचुअल्स पूरे किए मैंने, और आई लेफ्ट फॉर दिल्ली कि मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ। मैंने उसी साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ऑल इंडिया रैंक 10 मिला मुझे, और सिविल सर्विसेज में मुझे आई क्लियर सिविल सर्विसेज एग्जाम एज वेल। वही साल में, एक ही साल में मैंने 2 एग्जाम क्लियर कर ली। सो माई पेरेंट्स आर माई बिगेस्ट मोटिवेशन। I think my father's death affected me a lot, and that changed my whole thing. इसके पहले भी मैं मेंस लिखता था, लेकिन मैं वो फाइनल जो फैक्टर था वो अचीव नहीं कर पा रहा था। बट दिस चेंज मी अ लॉट, इट पुश्ड मी, इट बर्न समथिंग इनसाइड मी, एंड इट मेड मी क्लियर दिस एग्जाम। सो ऑलवेज रिमेंबर योर पेरेंट्स,
Do not forget your parents. Your parents should be your biggest motivation for your civil services exam. इसलिए मैं हर बार ये स्टोरी कहता हूँ कि आप कभी भी आप लो फील कर रहे हो कि यार मैं प्रीलिम नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा है, तो जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, थिंक अबाउट योर फाइनल गोल. या तो एक दो मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, दैट विल हेल्प यू अलॉट. मैं हर दिन मोटिवेशनल सॉन्ग सुनता था, एक आधा यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देखता था, विच यूज टू हेल्प मी अलॉट, पुश. इट यूज टू गिव मी अ पुश. मुझे पुश देता था कि मैं और अच्छे से करूँ. सो दिस इज द थिंग फॉर मोटिवेशन. अच्छा, नाउ सेकेंडली, कमिंग बैक टू द टॉपिक्स, मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको मैप करने बहुत ज़रूरी है. एक चीज़ याद रखिएगा, मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो जहाँ पे भी पॉसिबल है, ठीक है, ज्योग्राफी में स्पेशली मैप ड्रॉ कीजिए, रफ मैप. आपको ज़रूरी नहीं कि आप कोई एकदम पिकासो नहीं हो कि एकदम एक्यूरेट पेंटिंग करें. आप कोई रफ मैप अगर आप छिटका सकते हो आंसर में तो वो ड्रॉ कीजिएगा. या तो बाकी कोई जीएस आंसर से उसमें अगर आप डायग्राम डाल सकते हो तो डायग्राम डालिएगा. ठीक है, फ्लो चार्ट बना सकते हो तो एक फ्लो चार्ट बनाइएगा. ठीक है, इट विल मेक योर आंसर्स वेरी अट्रैक्टिव, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. तो मैप्स भी एक इम्पॉर्टेंट है. मैं क्या करता था स्पेसिफिकली कि जो ब्लैंक मैप्स मिलते हैं मार्केट में, ब्लैंक जो मैप्स है वो मिल जाते हैं, उसको मैं उठा के लाता था. हर वीकेंड में सैटरडे या संडे को मैं कोई तो एक पर्टिकुलर रीजन पे फोकस करता था. जैसे मैंने मिडल ईस्ट ले लिया, या तो फिर मैंने साउथ एशिया ले लिया, या तो फिर साउथ ईस्ट एशिया ले लिया. तो एक पर्टिकुलर रीजन पे मैं फोकस करता था. वहाँ के जो फिजिकल फीचर्स है वो मैं पढ़ लेता था मैप में से, और फिर मैं प्रैक्टिस करता था. जो ब्लैंक मैप है उसमें मैं प्रैक्टिस करता था. सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट व्हेन यू डू दिस. एंड एज आई टोल्ड यू, मेंस में ऑलवेज रिमेंबर कि जहाँ पे भी हो सके आप डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा आंसर्स में, और जहाँ पे भी हो सके स्पेशली ज्योग्राफी में आप रफ मैप भी ड्रॉ कर दीजिएगा अगर आंसर्स में आप लगा सकते हो. हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आंसर्स में आप नहीं लगा सकते हो वहाँ पे भी लगा रहे हो, तो ऐसे मत कीजिएगा. स्पेसिफिकली जहाँ पे लगा सको वहाँ पे कीजिए. हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी काफ़ी बार आप सोचते हो कि डायग्राम कैसे करें. नहीं, मैप कर दो यार. हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ था, एक रफ मैप ड्रॉ कर दीजिए. ठीक है, तो ये आपको बहुत यूजफुल पड़ेंगे. जो मेंस के आंसर्स है उसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि कैसे लिखा जाए. ठीक है, मेंस में हमेशा आपके तीन पार्ट होने चाहिए. एक तो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, और एक आपका कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़रूरी है. ये फॉर्मेट आप फॉलो कीजिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट. और जो मेन बॉडी है आपकी, मेन बॉडी को उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कीजिएगा. एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव. हर एक आंसर के दो पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव्स होते हैं. ठीक है, तो आप दोनों पे फोकस कीजिएगा डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली जो क्वेश्चन का जो पूछा गया है. अगर डिस्क्राइब पूछे क्वेश्चन में तो डिस्क्राइब में आप दोनों डिटेल में बताओगे. एनालिसिस पूछा है तो आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करोगे, मतलब उसके जो नेगेटिव्स है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, लेकिन आपका फॉर्मेट हमेशा ऐसे होना चाहिए. इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी जिसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखोगे, और कंक्लूजन. कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और कंक्लूजन में हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए. सो दिस इज द होल स्ट्रेटेजी फॉर मेंस. आपके आंसर्स हमेशा अंडरलाइन कीजिएगा. जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके आंसर में, उसको अंडरलाइन कीजिएगा. और जहाँ तक हो सके अगर आप फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हो आंसर में तो फ्लो चार्ट यूज़ कीजिएगा. नहीं तो आप और जितना हो सके आंसर्स को शॉर्ट रखिएगा आपके. ऐसे नहीं कि आप पूरा मतलब कोई आर्टिकल लिखते जा रहे हो. न्यूज़पेपर में जैसे आर्टिकल आते हैं वैसे नहीं लिखना है हमें. आंसर्स जितना हो सके पॉसिबली आप उसको शॉर्ट रखिएगा, एकदम टू द पॉइंट रखिएगा, तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि नोट्स पढ़ना है या टेक्स्ट बुक में. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि टेक्स्ट बुक ही पढ़ने हैं. यू कैन नॉट स्किप टेक्स्ट बुक. ठीक है, नोट्स बहुत बाद में आते हैं. अगर आप खुद टेक्स्ट बुक पढ़ोगे और नोट्स बनाओगे तो खुद के नोट्स पढ़ लीजिएगा. ठीक है, बाद में रिविजन कैसे करें. आई टोल्ड यू कि मैं क्या करता था, मैंने जीएस का मैं कोई सब्जेक्ट ले लिया, मैंने पढ़ लिया, तो मंथली में रिवीजन करता था जितना मैंने पहले पढ़ा हुआ है. ठीक है, उसके मैंने नोट्स बना लिए. ठीक है, और वही नोट्स के रिवीजन मैं मंथली किया करता था. ठीक है, तो दैट विल, इट्स अप टू यू. आपको वीकली जब वीकली हो रहा है तो संडे टू संडे आप जितने नोट्स बनाए उसका रिवीजन कीजिएगा.
या तो फिर मैं मंथली किया करता था। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपको एनसीईआरटी और जो रेफरेंस बुक्स हैं एटलीस्ट 3 टाइम्स तो पढ़ने हैं, 3 टाइम्स। ठीक है, उस 3 टाइम्स तो पढ़ने हैं। यू कैन नॉट कि मैंने चलो एक बार पढ़ लिया तो खत्म, नहीं, एटलीस्ट 3 टाइम्स। और मैक्सिमम तो चलो मतलब इट स्काई इज द लिमिट, आप जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो। ठीक है, पढ़ाई में मैं मन कैसे लगाया, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मोटिवेशन ये आपको अंदर से आना चाहिए, आपको और कोई नहीं देने वाला मोटिवेशन, दूसरा कोई। ठीक है, एक तो आप हमेशा अपने पेरेंट्स को याद कीजिएगा। ठीक है, सेकेंडली आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए और मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए और अपने गोल के बारे में सोचिए। ठीक है, दिस विल हेल्प यू ऑलवेज वेन एवर यू आर लो। और एक चीज याद रखिए, एक मंत्रा याद रखिए रादर, कि पेशेंस इज द की टू सक्सेस इन सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, हमेशा लोग पूछते हैं यार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, मेरे 2 अटेम्प्ट हो गए, मेरा नहीं हुआ। ट्रस्ट मी, पेशेंस रखिए। ठीक है, पेशेंस इज द की। ठीक है, आप एक बार नहीं हुआ, आप मिस्टेक एनालाइज कीजिए, वर्क ऑन योर मिस्टेक एंड कीप पेशेंस, और जो हार्डवर्क आप कर रहे हो करते जाइए और एक्स्ट्रा थोड़ा हार्डवर्क कीजिए। ठीक है, एंड दैट इज द वे, ठीक है, टू क्लियर सिविल सर्विसेज एग्जाम। आपकी तरफ से कुछ टिप्स आई ऑलरेडी गेव यू कि यू नो लाइक ऑलवेज 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 मेक श्योर दैट यू फॉलो योर टाइम टेबल एंड यू फॉलो द बुक लिस्ट। कोई आपसे कल आके कह दे कि यार ये बुक पढ़, ये बहुत अच्छी है, तो बोलो यार नहीं थैंक यू, मेरे पास ये ऑलरेडी मैंने बुक सिलेक्ट कर ली है जो दैट विल हेल्प मी एंड मैं यही पढ़ूंगा। जब मैं दिल्ली में था मेंस के लिए, तो मैं काफ़ी ये देखता था कि एक आदत रहती है, एक बार हम लोग चाय पीने बैठ जाते हैं तो हम लोग डिस्कशन करते बैठ जाते हैं। ठीक है, एंड डिस्कशन से क्या होता है कि एक थोड़ा जो पॉइंट्स है अच्छे खासे वो शेयर भी हो जाते, लेकिन एट द सेम टाइम स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, स्टे अवे फ्रॉम दोज हु ट्राई टू पुल यू डाउन, जो आपको पीछे खींच रहे हैं, ऐसे लोग जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं उनसे आप थोड़ा दूर रहिएगा। ऑलवेज स्टे अराउंड विद द पॉजिटिव पीपल जो आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे, आप भी उनको सपोर्ट कीजिए। दिस इज यू नो द बेसिक थिंग। एंड आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस का आपके आंसर्स दिए हो, मैंने सारे एरियाज कवर किए हो। अगर आपके खुद के कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो ऑडियंस पूछ रहे हैं। हाउ डू यू नो इफ यू आर कवरिंग द राइट थिंग्स, हाउ टू डिसाइड हाउ वाइड टू रीड अराउंड द टॉपिक। अच्छा देखिए, सिलेबस काफ़ी लिमिटेड है यूपीएससी का। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कभी दोज आर वेरी वाइड। ठीक है, तो आपको, आप जितना फिलहाल आप क्या करोगे कि आप सिलेबस लोगे यूपीएससी का और उस सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो वो टॉपिक से रिलेटेड जितना है उतना ही पढ़िएगा, एक्स्ट्रा मत पढ़ते रहिएगा। ठीक है, बिकॉज दैट विल नॉट बी यूजफुल, आपको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ना ही कोई चीज़ों के लिए फिर टाइम मिलेगा। मेक श्योर कि आप फॉलो करें, जो सिलेबस है उसको आप फॉलो करें। सर आपने अपने प्रिपरेशन के टाइम पर क्या मिस्टेक्स करी थी जो आपको लगता है कि नहीं करने चाहिए थे? देखिए, फॉर वन थिंग कि मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे जो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थी वो मेरी गलत थी। उसके बाद में मैंने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपनाई। अच्छा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो प्रीलिम्स के, तो सबसे पहले याद रखिएगा, आप जब एग्जाम सेंटर में जाओगे, जब फर्स्ट रीडिंग करते हो तो आप उसमें क्वेश्चंस पढ़िएगा और आंसर्स क्वेश्चन पेपर्स में ही मार्क कीजिएगा। जब और कुछ क्वेश्चंस नहीं आते होंगे तो आप स्किप कीजिए, सेकंड रीडिंग में आप हम करेंगे। सेकंड रीडिंग में आप वापस वो क्वेश्चन पढ़िए और आपको लग रहा है अभी इस बार भी वो आंसर करेक्ट है, नाउ आप आंसर जो पेपर है उसमें मार्क कीजिएगा। ऑल्सो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आप एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी में ऑलवेज वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा जिसमें आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हो। इस बार का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था बिकॉज एलिमिनेशन टेक्निक को भी उन्होंने एलिमिनेट करने के लिए एक अलग ही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। बट द थिंग इज कि उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस अच्छे खासे अटेम्प्टेबल थे, कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर्स होते हैं। सो एक वो आप एक हर एक क्वेश्चन आप एकदम स्लोली और वर्ड टू वर्ड अच्छे से पढ़िएगा। अच्छा, सेपरेट बुक लिस्ट आप प्रसाद शिंदे आईएफएस करके इंस्टाग्राम पे डालिएगा,
माई अकाउंट इज़ देयर, मैंने उसके ऊपर मेरी बुक लिस्ट डाली हुई है फॉर सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी, और मैंने मेरे ऑप्शनल जोलॉजी के लिए भी बुक लिस्ट वहाँ पे डाली हुई है, तो आपको वहाँ से बुक लिस्ट मिल जाएंगी। एट द सेम टाइम मैं यूपीएससी टाइम इंडिया से भी शेयर करूँगा मेरी बुक लिस्ट, और वो भी मतलब आपको बुक लिस्ट दे देंगे। इसके अलावा सर प्लीज टेल अ स्पेसिफिक एनसीईआरटी आफ्टर रीडिंग 6 to 12, उसमें ही आई टोल्ड यू कि बुक लिस्ट में ही आ जाएगा। सर इज 3 to 4 hours ऑफ स्टडी इनफ? नो, टू बी ऑनेस्ट नो। अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हो और यू आर वर्किंग एज वेल, आप तो फिर आप एक काम कीजिएगा कि आप एक टाइम टेबल प्रॉपरली बनाइएगा, जितना भी आपको वीक में फ्री टाइम मिलता होगा उसमें यू यूटिलाइज फॉर स्टडीज। वीकेंड में तो हॉलीडे होंगे ही, तो you utilize fully those weekends for studies as well. See, it's tough for the working aspirants, but there are examples, you know, who जो उन्होंने काम करते करते भी एग्जाम क्लियर की है, so you can do that. हाउ टू स्ट्रक्चर ऐसे, टू बी ऑनेस्ट इसके लिए एक अलग ही मुझे लेक्चर लेना पड़ेगा। इट्स ऐसे के लिए मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप कैसे स्ट्रक्चर करें। सर प्रीलिम्स का स्टडी प्रीलिम्स के पहले कितने दिन स्टार्ट करनी चाहिए, ये मत सोचिएगा, आज से लग जाइए आप। अगर आपने नई शुरुआत की तो आज से लग जाइएगा। और देखिए प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन अलग नहीं होती है, दोनों की साथ साथ पढ़ाई होती है। आप एक अच्छा सपोज अभी जून में प्रीलिम्स आ रहे हो, ठीक है, तो आप स्पेसिफिकली मेंस और प्रीलिम्स की एक साथ पढ़ाई कब तक करोगे, तो यू कैन डू दैट टिल फेब, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च। बाकी के जो 2 महीने हैं अप्रैल और मई, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के जो टेस्ट पेपर्स है वो सॉल्व करेंगे और रिवीजन करोगे, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप मतलब मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन साथ साथ में करिए। कुछ लोग मुझे इंस्टा पे क्वेश्चंस डालते हैं, तो आई वांट टू क्लियर। अच्छा, मैं जाने से पहले एक थोड़ा सा इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में बता दूं। एंड मेनी पीपल आस्क कि सर आपने इंडियन फॉरेन सर्विस आपकी फर्स्ट चॉइस थी, वो क्यों ली? सो देखिए, इन मैंने मेरे जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हैं उसमें मेरी इंडियन फॉरेन सर्विस वाज माय फर्स्ट चॉइस। मुझे हमेशा एक इंटरेस्ट था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एंड एट द सेम टाइम डिप्लोमेसी में। सो आई ऑलवेज वांटेड टू, मतलब जब से मैंने प्रिपरेशन शुरुआत की मुझे तब से ही आईएफएस ऑफिसर बनना था, ठीक है। और मैंने एंड तक मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईएफएस ही था। आई वाज गेटिंग मेरे रैंक के बाद में भी मुझे आई वाज गेटिंग आईएएस आल्सो, बट माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज आईएफएस। एंड द रीज़न आई टोल्ड यू, एक तो मुझे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, एट द सेम टाइम यू नो लव फॉर ट्रैवलिंग, एंड एट द सेम टाइम लव फॉर डिप्लोमेसी। एंड मेनी ऑफ द पीपल आस्क कि आईएफएस में सब फैसिलिटी मिलते हैं आईएएस में जैसे मिलते हैं आईएएस को। देखिए, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर फैसिलिटी, डोंट यूपीएससी एग्जाम इज नॉट राइट फॉर यू। थिंक अबाउट द प्राइड दैट यू गेट जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो इंटरनेशनल स्टेज पे। दैट इज द प्राइड यू नो यू शुड हैव। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर ओन कंट्री। आप जब फॉरेन इन इंडियन फॉरेन सर्विस यू गेट टू डायरेक्टली मीट जो फॉरेन लीडर्स है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ऑफ द अदर कंट्रीज, जो जितने फॉरेन लीडर्स हैं आप डायरेक्टली उनसे मिल सकते हो। मतलब आप योर कॉन्टैक्ट्स बहुत बढ़ते हैं, ठीक है। यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट एन इंटरनेशनल स्टेज। दिस इज सच अ यू नो लाइक एन ऑनर कि मुझे बाकी चीज़ों के बारे में कोई लेना देना नहीं है कि आईएएस को कितने फैसिलिटी मिलते हैं, आईपीएस को कितने मिलते हैं, ठीक है। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन माई ओन वर्क एंड आई फील दैट एवरी सर्विस, भले ही वो कोई भी सर्विस हो, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नेशन बिल्डिंग। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे कौन सी सर्विस लेनी है, क्या लेनी है। फर्स्ट आप ये देखिए कि आपको कौन से सर्विस में इंटरेस्ट है, ठीक है। सो जैसे आईएफएस में मैं अलग से एक बार इंटरव्यू लूँगा जिसमें आई विल एक्सप्लेन अबाउट द इंडियन फॉरेन सर्विस एज वेल। सर फॉर जूलॉजी ऑप्शनल इज रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सफिशिएंट? हाँ, जूलॉजी ऑप्शनल के लिए जाते जाते एक टिप देता हूँ कि मेंस में जो क्वेश्चन है जूलॉजी ऑप्शनल के वो रिपीट होते हैं, तो आप 10 ईयर्स के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करके रखिएगा पहले से। द रीज़न मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मेंस आएगी, अगर आपने ऑलरेडी जो मेंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हो तो आप उसको ही उठा सकते हो और रिवाइज कर सकते हो।
सो सॉल्व द लास्ट 10 years के जो क्वेश्चन पेपर से जूलॉजी के, उसको आप सॉल्व कीजिए एंड दैट विल हेल्प यू लॉट. सो फाइनली जाते जाते आई वॉन्ट टू थैंक यूपीएससी टाइम कि चलो आप इतना अच्छा चैनल चला रहे हो, दैट इज़ हेल्पिंग आउट यू नो ऑल द एस्पिरेंट्स. एंड आई होप कि एवरी एस्पिरेंट फाइंड्स दिस चैनल ऑल्सो यूजफुल एज वेल. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट हो तो फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट प्रसाद शिंदे IFS, आप टाइप कर सकते हो एंड दैट विल हेल्प यू. लाइक मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि मुझे जो लैकिंग था मेरे प्रिपरेशन में वो किसी और को ना हो, ठीक है. और मैं हर एक के क्वेश्चंस आई आंसर देम, भले ही थोड़ा टाइम लगता हो डिपेंडिंग अपॉन मैं कितना बिजी हो. सो आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस इफ़ यू हैव एनी. सो सर BBA स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं IFS में. IFC डिपेंड्स कि आप कौन से IFS बोल रहे हो. आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बोल रहे हो या इंडियन फॉरेन सर्विस बोल रहे हो. ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस इज़ अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विस जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है. लेकिन जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसमें काफ़ी स्पेसिफिक स्ट्रीम के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं. वो आप नोटिफिकेशन में आप देख लीजिए. सो आई हैव टू गो नाउ बिकॉज मेरे स्पेनिश के लेक्चर्स है अभी. And very good morning again from Mexico. And I hope I wish all the best to every aspirant. And I hope कि आप finally list में आपका नाम आ जाए and you fulfill your dream. Okay, thank you so much. Bye.